Hello friends, today I am going to discuss about nutrients. So let's start. What what is nutrient? So nutrients are chemical compounds needed for growth and metabolic activity of an organism. So मेटा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स वैसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनका यूज प्लांट के ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए किया जाता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? द मैकेनिज्म बाय विच द न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड टू सेलुलर मटेरियल या यूज फॉर एनर्जेटिक पर्पसेस आर नोन एज मेटाबॉलिक प्रोसेस। सो मेटाबॉलिक प्रोसेस के ही द्वारा न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं वो सेलुलर मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन हो गया तो कार्बन कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दैट। सो नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट आर द प्लांट न्यूट्रिशन? सो प्लांट न्यूट्रिशन क्या है? द डेफिनेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन इज लाइक दैट: supply and absorption of chemical compounds required for plant growth and metabolism. In another word, we can say that it is the process of absorption and utilization of essential elements for plant growth and reproduction. So ये एब्जॉर्ब कैसे एब्जॉर्ब करता है और उसका यूटिलाइज कैसे करता है, किसका? तो इसेंशियल एलिमेंट्स का। सो प्लांट न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर ग्रोथ एंड reproduction. So we will see what are the essential nutrition elements and its definition and example. So essential nutrients. So according to Arnon and Staub, there are 16 essential nutrients for plants. And what are those? Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur, iron, manganese, molybdenum, boron, zinc, copper, and chlorine. Then later बाद में nickel is the 17th essential element known in 1987 by Brown et al. तो 17वां जो इसेंशियल एलिमेंट को बाद में जोड़ा गया था वो निकेल था और आर्नन और स्टाउट पहले वो 16 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताए थे। नेक्स्ट स्लाइड, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे हम कह सकते हैं कि कौन एलिमेंट इसेंशियल न्यूट्रिएंट है और कौन नहीं है? तो उसके लिए 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स जो हैं इनको जो भी एलिमेंट फुलफिल करेगा वही इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के कैटेगरी में आते हैं। तो क्या क्या वो पॉइंट्स होता है, लेट्स सी वन बाय वन। द फर्स्ट पॉइंट फॉर क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी इज द प्लांट मस्ट बी अनेबल टू ग्रो नॉर्मली या कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन द अब्सेंस ऑफ एलिमेंट। कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट जिसके बिना अगर प्लांट अपना प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं करता है तो वो एलिमेंट इसेंशियल एलिमेंट कहलाता है। और उसके लिए इसेंशियल एलिमेंट का दूसरा पॉइंट क्या होता है? द एलिमेंट इज स्पेसिफिक एंड कैन नॉट बी रिप्लेस बाई अनदर। अगर कोई एलिमेंट है वो स्पेसिफिक है और उसको कोई दूसरे एलिमेंट के थ्रू उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। सपोज कि अगर प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन इसेंशियल है तो ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन की जगह पर और कोई दूसरे फास्फोरस या पोटेशियम को अप्लाई कर दें तो नाइट्रोजन की वो कमी को पूरा कर दें। इसका बेसिक मतलब यही होता है कि जब भी अगर प्लांट किसी नाइट्रोजन डिफिशियंट है तो जब तक हम लोग नाइट्रोजन अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और अगर प्लांट सोचते हैं कि नाइट्रोजन का डिफिशियंट हो, नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस पोटेशियम अगर अप्लाई कर दें और सोचें कि प्लांट का ग्रोथ हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, द एलिमेंट प्ले
a direct role in plant metabolism, और वो एलिमेंट प्लांट के मेटाबॉलिज्म के में डायरेक्ट उसका रोल होता है. So यही these three criteria, if any element which fulfill these all three criteria, that will come under the category of essential element. और क्या क्या है वो कि उसके बिना प्लांट अपना, उस एलिमेंट के बिना प्लांट अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, और उस एलिमेंट की जगह पे कोई दूसरे एलिमेंट को यूज नहीं कर सकता है, और वो लास्ट पॉइंट, वह एलिमेंट वो प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता हो. नेक्स्ट स्लाइड. DJ Nicholas gave the term फंक्शनल न्यूट्रिएंट या मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट. तो फंक्शनल न्यूट्रिएंट क्या है? एनी मिनरल एलिमेंट दैट फंक्शन इन प्लांट मेटाबॉलिज्म वेदर या नॉट इट्स एक्शन इज स्पेसिफिक. कोई एलिमेंट हो और वो प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उसका फंक्शन अभी एक्शन स्पेसिफिक हो या ना हो, वो फंक्शनल न्यूट्रिएंट के कैटेगरी में आता है. और व्हाट आर द बेनिफिशियल एलिमेंट्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है. तो बेनिफिशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो दे आर द प्लांट न्यूट्रिएंट दैट मस्ट बी इसेंशियल, मे नॉट बी इसेंशियल, सॉरी, they are the plant nutrient that may not be essential but beneficial to plants. वो प्लांट के बेनिफिशियल के लिए इम्पोर्टेंट है. हो सकता है कि वो इसेंशियल एलिमेंट ना हो. इसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं, बाद में जो पहले बताए थे, जो तीनों के क्राइटेरिया फुलफिल करता हो. हो सकता है कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हो कि हो सकता है कि वो इसेंशियल ना हो, लेकिन वो बेनिफिशियल प्लांट के लिए हो. नेक्स्ट पॉइंट, the beneficial effect of these nutrients may be due to ability of these elements affecting the uptake, ट्रांसलोकेशन या यूटिलाइजेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स. कहने का मतलब ये है कि बेनिफिशियल तो डायरेक्ट इसेंशियल एलिमेंट के क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि उन इसेंशियल एलिमेंट के अपटेक या ट्रांसलोकेशन या यूटिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए वो बेनिफिशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं. बेनिफिशियल एलिमेंट्स में भी essential only for certain plant species या under specific condition. And example of beneficial elements, it is silicon, vanadium, cobalt and sodium. Silicon element found in rice leaf. So फंक्शनल न्यूट्रिएंट क्या हो सकते हैं? तो फंक्शनल न्यूट्रिएंट इज द सम ऑफ essential element and beneficial elements. Next slide. There are two types of nutrients, and we know more than 100 nutrients are found in soil, but only 17 elements which are essential so far, and 4 beneficial elements. So all 17 जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनको दो भाग में बांटा गया है. पहला भाग है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. सो व्हाट इज कॉल्ड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बाय डेफिनेशन वी कैन से लाइक दैट, दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन कंसंट्रेशन मोर देन 100 ppm आर टर्म एज मेजर या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होता है जिन अगर उनका कंसंट्रेशन 100 ppm से ज़्यादा होता है, और 100 ppm से ज़्यादा कंसंट्रेशन और प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उतना ज़रूरी है, तो उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं. एंड इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कि दे आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज अमाउंट्स. प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इन न्यूट्रिएंट्स का लार्ज अमाउंट ज़रूरी होता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट चाहिए प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं. और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल क्या क्या है? सो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. सो 9 एलिमेंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कैटेगरी में आते हैं.
और कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन constitute 90 to 95% of plant dry weight and supplied through carbon dioxide and water। जो नाव माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, उनमें से जो फर्स्ट थ्री होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये मोर देन ये मिल के 90 से 95% और प्लांट के ड्राई मैटर वेट के रूप में आते हैं। और वो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। एंड अनदर पॉइंट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड्स बेसिक स्ट्रक्चर टू प्लांट की बेसिक स्ट्रक्चर के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड सेकेंड criteria is second type of nutrient is micronutrients। so micro means large and micro means small। so plant की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और उनका रिक्वायरमेंट जो होता है अगर 100 ppm से कम है, वैसे न्यूट्रिएंट जिनका रिक्वायरमेंट प्लांट्स के लिए 100 ppm से कम होता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कैटेगरी में आते हैं। बट these micronutrients are also essential। by definition we can say that a micronutrients is an element that is required in relatively small quantity but is essential that is called micronutrients in another word we can say they are trace elements और इसका रिक्वायरमेंट 100 ppm से कम होता है। और व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो एग्जांपल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, क्लोरीन एंड मोलिब्डेनम। in macronutrients there is also point, okay, I will discuss in later slide। so next slide is टू टाइप्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। सो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को तो बेसिक स्ट्रक्चर प्लांट के लिए होता है, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, उसको तो बेसिक स्ट्रक्चर में रख देते हैं। लेकिन अनदर जो 6 बच जाते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, उन दोनों को दो भागों में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट वन इज द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंड अनदर वन इज द सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। सो एग्जांपल ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स इज NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम क्या होते हैं कि ये तो फर्टिलाइजर में यूज होते हैं ना, जैसे कि बेसिक फर्टिलाइजर्स। सपोज फार्मर अगर कोई क्रॉप को ग्रो करता है तो मार्केट में पहले वो इन तीनों फर्टिलाइजर मार्केट से खरीदता है, क्योंकि ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन यूरिया के रूप में खरीदते हैं, अमोनियम सल्फेट, फिर फास्फोरस के लिए वो SSP या DAP में भी फास्फोरस होता है, पोटेशियम के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश या पोटेशियम सल्फेट। So what are the definition of primary nutrients? So the correction of their widespread of deficiency is often necessary through the application of commercial fertilizers of which they are the major constituents। अगर किसी भी क्रॉप में कोई डिफिशियंसी होता है तो उसको फिल करने के लिए NPK का यूज किया जाता है, क्योंकि NPK ही मेजर फर्टिलाइजर्स होते हैं। And another one is the secondary nutrients। The example of secondary nutrients are calcium, magnesium and sulfur। Secondary nutrients, these are the nutrients secondary nutrients because of their moderate requirement by plants। इनका यूज प्लांट्स बहुत मतलब मॉडरेट मतलब उतना ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है प्लांट्स के रिक्वायरमेंट में जितना कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। इसीलिए NPK को प्राइमरी बोलते हैं, सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। इनसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर इज ओनली नॉन मेटल। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कैल्शियम, मैग्नीशियम इज मेटल बट सल्फर इज नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड सल्फर इज ऑल्सो एसेंशियल इन अमीनो एसिड फॉर्मेशन।
नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिएंट्स को इन अनदर टर्म में दो भाग में भी बांटा गया है। पहला भाग है कि मोबाइल न्यूट्रिएंट्स, दूसरा क्या इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स। सो मोबाइल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट कि मोबाइल न्यूट्रिएंट्स आर दोज व्हेन डिफिशिएंट इन प्लांट मूव फ्रॉम द मैच्योर टिश्यू, दैट मीन्स ओल्डर लीव्स, to the younger meristem. Thus, deficiency symptoms are manifested on the older tissue. In simple words, मोबाइल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? सी all nutrients are found in soil except carbon, hydrogen and oxygen that is obtained from water and air. And water is also found, plants absorb water from soil also, but here you can say that ki major nutrients are found in soil. So plant roots absorb nutrients from the root part of root part, and we know when plant growth and development takes place, so lower leaves will be the older leaves and upper leaves will be the new leaves. So and plants absorb nutrient from the soil. सो मोबाइल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि वो जो मिट्टी से आप रूट के द्वारा न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करते हैं जब प्लांट, तो उसका मूवमेंट ऊपर जाता रहता है। तो पहले लोअर सरफेस लोअर लीव्स विल बी द ओल्डर लीव्स, और तो मोबाइल मीन्स वो चलते रहते हैं। तो लोग जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ओल्डर लीव से न्यूअर लीव की तरफ चले जाते हैं, तो ओल्डर लीव में उनकी कमी हो जाती है। सो मोबाइल न्यूट्रिएंट्स में जो सिम्टम्स पहले होता है वो ओल्डर लीव में होता है, क्योंकि ओल्डर लीव नीचे होता है, लोअर लीव्स होते हैं, लोअर लीव्स होने के और ये मोबाइल एलिमेंट्स ऊपर चले जाते हैं, तो आप यंग लीव्स में उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और ओल्डर लीव्स में कम होता है। इसीलिए क्वेश्चन में भी आता है कि इन मोबाइल न्यूट्रिएंट्स में पहला सिम्टम्स किस में अराइज होते हैं? तो ओल्डर लीव्स में। और इसी का अपोजिट होता है इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स, सेम थिंग। इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स में मतलब उनका मूवमेंट उतना नहीं होता है, तो जो मिट्टी से न्यूट्रिएंट प्लांट एब्जॉर्ब करता है, तो लोअर लीव्स क्या होते हैं? ओल्डर लीव्स होते हैं। तो लोअर लीव्स ओल्डर लीव्स पे ही आके रुक जाते हैं और उनका मूवमेंट और ऊपर नहीं हो पाता है। तो न्यू लीव्स होते हैं उनमें उन न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। तो उनमें जबकि मोबाइल न्यूट्रिएंट्स में सिम्टम्स, पहला सिम्टम्स कहाँ डिफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ अपीयर होंगे? तो वो होंगे न्यूअर लीव्स में, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स ऊपर तक नहीं चल पाते हैं। तो एग्जांपल ऑफ मोबाइल न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम आते हैं, और इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स में बोरॉन, कैल्शियम आते हैं। तो बोरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज in some exams they used to ask example of immobile nutrients, so boron and calcium. Next question, these are the four terms, by looking they are very simple, but their definition and meanings is in broad sense. Okay, so let's discuss. First point is the deficient means kami. So deficient का by definition what we can say then, so when an essential element is at lower concentration, that severely limits yield and produce more या less distinct deficiency symptoms. डिफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि अगर उनका कंसंट्रेशन लो होता है तो वो यील्ड को लिमिट करते हैं और वो उनका सिम्टम्स प्लांट शो करने लगते हैं। इसी को हम लोग डिफिशिएंट बोलते हैं। मतलब अगर कंसंट्रेशन जहाँ भी, अगर इसेंशियल एलिमेंट का कंसंट्रेशन जहाँ भी लो हो गया, जितना चाहिए ऑप्टिमम से कम है, तो ऑब्वियस है कि वो प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाएगा। जब ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि अल्टीमेटली वो उनका यील्ड पर इफेक्ट पड़ेगा और वो प्लांट अपना उस एलिमेंट की डिफिशिएंसी जो होते हैं वो शो करेंगे। और सेकेंड पॉइंट इज इनसफिशिएंट।
तो इनसफिशिएंट का डिफिनेशन क्या होगा, व्हेन द लेवल ऑफ एन इसेंशियल एलिमेंट इज बिलो डेट रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमम यील्ड। अगर कोई प्लांट के लिए उनका ऑप्टिमम यील्ड है कि हाँ मेरा प्लांट जैसे राइस का मेरा प्रोडक्शन इतना होता है, तो अगर परंतु वो प्लांट अपना ऑप्टिमम यील्ड सपोज इसेंशियल एलिमेंट के इतना मतलब इतना फर्टिलाइजर यूज करेंगे तभी वो अपना ऑप्टिमम यील्ड देगा। तो अगर हम फार्मर फील्ड में उतना अप्लाई नहीं करता है तो ऑब्वियस सी भला बात है कि वो प्लांट भी अपना मैक्सिमम यील्ड ऑप्टिमम यील्ड नहीं दे पाएगा। तो उसी का कमी जिसको बोलते हैं इनसफिशिएंट। थर्ड वन इज द टॉक्सिक। तो टॉक्सिक का डिफिनेशन क्या है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर इसेंशियल या अदर एलिमेंट इज सफिशिएंटली हाई टू इनहिबिट द प्लांट ग्रोथ टू ए ग्रेट एक्सटेंट। मतलब क्या है कि अगर किसी भी इसेंशियल एलिमेंट का और क्या अदर जैसे बेनिफिशियल एलिमेंट हो गया, अगर उनका कंसंट्रेशन सॉइल में ज़्यादा हो गया और कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट ज़्यादा कंसंट्रेशन होने पर भी प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है, इनहिबिट हो जाता है। तो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ऑप्टिमम चाहिए, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन चाहिए। लेकिन अगर वही कंसंट्रेशन किसी न्यूट्रिएंट का ज़्यादा हो जा रहा है तो भी वो इनहिबिट करेगा, और कम हो जाएगा तब भी वो इफेक्ट होता है कि यील्ड पर। और एक्सेसिव का डेफिनेशन क्या है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इज सफिशिएंटली हाई टू रिजल्ट इन कॉरेस्पॉन्डिंग शॉर्टेज ऑफ अनदर न्यूट्रिएंट। तो एक्सेसिव का कभी कभी क्या होता है कि एक एलिमेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो दूसरे का कम हो जाता है, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड करते रहता है। सो ये कह रहा है कि द कंसंट्रेशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट न्यूट्रिएंट इज सफिशिएंटली हाई। अगर कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जा रहा है और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि दूसरे एलिमेंट की शॉर्टेज पर, अगर एक एलिमेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो दूसरे एलिमेंट का शॉर्टेज हो जा रहा है कंसंट्रेशन, इसी को हम लोग एक्सेसिव बोलते हैं। इन दिस लाइन forms of nutrient element absorbed by plants, because essential elements are 17 essential elements are there, so वो एसेंशियल एलिमेंट्स किस किस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है इसी के बारे में। तो प्लांट कार्बन, जैसे पहला है कि कार्बन प्लांट किस फॉर्म में यूज करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे ही हाइड्रोजन पानी के रूप में H2O के रूप में, ऑक्सीजन वो बाई एयर के थ्रू भी यूज करते हैं प्लांट और H2O के रूप में भी यूज करते हैं। नाइट्रोजन इज द ओनली इसेंशियल एलिमेंट जैसे कि उनका प्लांट जो यूज होते हैं वो बोथ फॉर्म में होते हैं। प्लांट बोथ फॉर्म में इसका यूटिलाइज कर सकता है। अमोनियम जो पॉजिटिव नेचर का है और नाइट्रेट NO3- वो, और अमोनियम NH4+। तो अमोनियम यहाँ पॉजिटिव फॉर्म हो गया और नाइट्रेट नेगेटिव फॉर्म में होगा। कभी कभी क्वेश्चन में अभी आ जाता है कि उस एलिमेंट का नाम बताइए जिसका यूज प्लांट दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ फॉर्म में करता है। तो उसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन, बिकॉज हियर वी कैन सी द नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स आइदर इन अमोनियम फॉर्म में नाइट्रेट फॉर्म। तो अमोनियम फॉर्म में कौन से क्रॉप में यूज होता है, तो अमोनियम फॉर्म राइस जो क्रॉप होता है वो नाइट्रोजन को अमोनियम फॉर्म में यूज करता है। पोटेशियम के लिए K+, और पोटेशियम कहने से जो प्लांट का स्टोमाटा ओपनिंग रेगुलेशन होता है वो पोटेशियम एलिमेंट ही उसको डिसाइड करता है कि वेन कब प्लांट का स्टोमाटा ओपन होगा कब बंद होगा, क्योंकि पोटेशियम के कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड करता है। कैल्शियम किस फॉर्म में प्लांट यूज करता है तो Ca+2 Ca+2 कैल्शियम के पॉजिटिव आयन के फॉर्म में Ca+2। वैसे मैग्नीशियम Mg+2 आयरन Fe+2 आयरन। नेक्स्ट वन इज मैग्नीज Mn+2
कॉपर Cu+2, जिंक Zn+2 और क्लोरीन Cl-, कोबाल्ट Cu+2 और सोडियम Na+, फास्फोरस H2PO4-, HPO4 2-, सल्फर सल्फेट के रूप में, और बोरोन H2BO3-, HBO3 2-, BO3 3-. Boron is very essential because boron deficiency of boron causes many disease in different crops. Later we will see about boron and silicon Si4 और मोलिब्डेनम MnO4-, मोलिब्डेट के फॉर्म में प्लांट मोलिब्डेनम को यूज करते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स हैं 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और उनका सोर्स क्या होता है, वो किनसे प्राप्त होते हैं, उनका पेरेंट मटेरियल क्या है। तो क्लोरीन के लिए एपेटाइट होता है, जिंक के लिए स्फेलेराइट होता है, और मैंगनीज के लिए मैग्नेटाइट, बोरोन के लिए टर्मलिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बोरोन किससे यूज होता है, तो टर्मलिन प्लीज नोट this point because boron is very important. So बोरोन किस फॉर्म में, उसका सोर्स क्या है, टर्मलिन, नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर, फास्फोरस एपेटाइट एंड आयरन एंड एल्युमिनियम फॉस्फेट। मोलिब्डेनम के लिए ओलिवाइन, आयरन के लिए पाइराइट मैग्नेटाइट, सल्फर के लिए जिप्सम पाइराइट ऑर्गेनिक मैटर, पोटास के लिए माइकास फेल्सपार बायोटाइट, मैग्नीशियम के लिए डोलोमाइट मस्कोबाइट, या कैल्शियम के लिए डोलोमाइट कैल्साइट। सो हियर यू कैन सी फॉर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डोलोमाइट इज कॉमन। नेक्स्ट स्लाइड, रोल इन प्लांट्स। व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। सो इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स, जिससे हम बताएं कि इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वही होते हैं जो न्यू लीव्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनका सिम्टम्स पहले जो दिखता है वो न्यू लीव्स में दिखता है, बाद में ओल्डर लीव्स पे दिखता है। तो इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन हो गए, कैल्शियम एंड बोरॉन। एनर्जी एक्सचेंज में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो 17 होता है उसमें कितने जो न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कैटायनिक फॉर्म में पाए जाते हैं, तो कैटायनिक यानी पॉजिटिव धनायन, तो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। हाँ, एनायनिक न्यूट्रिएंट्स कौन से हो गए, तो फास्फोरस, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन एंड सल्फर। तो सल्फेट, तो सल्फर प्लांट को कैसे प्लांट यूज करता है, सल्फेट के रूप में, क्लोरीन क्लोराइड का के रूप में, मोलिब्डेनम को मोलिब्डेट, और बोरिक एसिड को बोरेट, और फास्फोरस के फास्फोरिक एसिड। और बोथ कैटायन एंड एनायन के फॉर्म में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो वो नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में भी पाया जाता है और नाइट्रेट के रूप में भी पाया जाता है। और नॉन मेटल न्यूट्रिएंट बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, हिडन हंगर क्या होता है, तो हिडन हंगर होता क्या है, तो ए सिचुएशन इन विच अ क्रॉप नीड्स मोर ऑफ ए गिवन न्यूट्रिएंट, इट हैज shown no deficiency symptoms। तो हिडन हंगर को सिंपल वर्ड में समझने के लिए कि एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जिसके मतलब प्लांट उसको और उस न्यूट्रिएंट को चाहिए, प्लांट के लिए वो न्यूट्रिएंट और चाहिए, और प्लांट के लिए वो न्यूट्रिएंट उतना मिल भी नहीं पा रहा है, नहीं मिलने के बावजूद भी वो प्लांट उस एलिमेंट से रिलेटेड जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो भी नहीं शो कर रहा। सपोज किसी प्लांट को फास्फोरस पोटेशियम चाहिए, लेकिन पोटेशियम वो प्लांट की कमी है, प्लांट पोटेशियम एलिमेंट की कमी है प्लांट में, लेकिन कमी रहने के बावजूद भी प्लांट पोटेशियम की डिफिशियंसी से जो रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं वो नहीं शो कर रहे हैं। वहीं ये बोल रहा है कि सिचुएशन इन विच ए क्रॉप नीड्स मोर
ऑफ ए गिवन न्यूट्रिएंट इट हैज शोन नो डिफिशियंसी सिम्टम्स, उसको और चाहिए परंतु नहीं होने के बावजूद भी वो डिफिशियंसी सिम्टम्स शो नहीं कर रहे थे। हिडन हंगर, पोटेशियम एंड पोटेशियम इज ऑल्सो ए लग्जरी कंजम्पशन is related with potassium. Okay, so there are 17 essential nutrients. So another for classification we can also say that out of 17 which one is the metal or which one is non-metal. So example of metal is potassium, calcium, magnesium, iron, manganese, zinc, copper, and non-metal carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur, and chlorine. So this is also very important. Next, indicator plants. Indicator plants क्या होते हैं? तो by definition we can say that कि plants having distribution which correlate well with the content of some elements. वो कोरिलेशन होता है उस और प्लांट और उन न्यूट्रिएंट के बीच में जो कोरिलेशन होता है उसी को हम लोग इंडिकेटर प्लांट्स कहते हैं। तो जैसे सपोज कि नाइट्रोजन किस इंडिकेटर प्लांट के लिए यूज होता है? तो कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। तो कैबेज एंड कॉलीफ्लावर से वो डायरेक्टली रिलेटेड किस एलिमेंट से हैं? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इंडिकेटर प्लांट्स हैं कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। सो इसी तरह फास्फोरस के लिए इंडिकेटर प्लांट्स कौन कौन होते हैं? तो फास्फोरस के लिए मस्टर्ड हो गया, पोटेशियम के लिए पोटैटो, ओके, एंड कैल्शियम के लिए वैसे ही कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। सो नाइट्रोजन एंड कैल्शियम के लिए दोनों इंडिकेटर प्लांट्स क्या होंगे? कैबेज और कॉलीफ्लावर। सोडियम के लिए शुगर बीट, टर्निप, बोरॉन के लिए सनफ्लावर और फेरस के लिए आयरन के लिए sorghum. So out of this boron, that is sunflower, is very important because often questions used to come from this micronutrient because boron is very important, okay, essential element as a micronutrient. Next slide. So we'll discuss one by one essential nutrients and what is their function in plant and their deficiency and disease also. So nitrogen, function of nitrogen is a constituent of protein. नाइट्रोजन प्रोटीन के बनने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन एंड एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, एल्कलॉइड्स, क्लोरोफिल, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, impart green color to plants and constituents of protein. So suppose any plant showing any deficiency, okay, once you apply nitrogen, plant next day we will see plants is looking green, okay, it's like that. So these are the function of nitrogen in plants. And what is the deficiency? The lower leaves become yellow and dies. Suppose in a plant lower becoming yellow और ड्राइज हो रहा है तो समझिए कि वो नाइट्रोजन डिफिशियंसी शो कर रहा है। उस प्लांट में नाइट्रोजन की कमी है। सेकेंड वन इज वी शेप क्लोरोसिस ऑन ओल्डर लीव्स या येलोइंग एट टिप्स। तो अगर पुराने जो पत्ते होते हैं उनमें वी शेप का क्लोरोसिस होता है। लैक ऑफ क्लोरोसिस क्या होता है? लैक ऑफ क्लोरोफिल। सो अगर वो वी शेप में क्लोरोसिस हो रहा है पुराने पत्ते में या येलोइंग एट द टिप हो रहा है तो समझिए कि किस एलिमेंट का डिफिशियंसी होता है? तो नाइट्रोजन एलिमेंट का डिफिशियंसी है। और उसके डिजीज क्या क्या होते हैं? तो स्टार्वेशन डिजीज ड्यू टू नाइट्रोजन डिफिशियंसी, स्टार्वेशन होता है। और बटनिंग इन कॉलीफ्लावर, जो कॉलीफ्लावर में बटनिंग जो डिजीज होता है वो किसके कारण होता है? तो नाइट्रोजन के कारण होता है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? वो फास्फोरस होता है। फास्फोरस को वैसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? की ऑफ लाइफ, बिकॉज फास्फोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फास्फोरस, अच्छा सपोज नाइट्रोजन को अगर प्लांट में यूज करते हैं फर्टिलाइजर के रूप में तो कौन कौन से फर्टिलाइजर मार्केट में है जिसके थ्रू हम लोग नाइट्रोजन का सप्लाई प्लांट में कर सकते हैं? तो फर्टिलाइजर में हम लोग क्या कर सकते हैं?
यूरिया के रूप में भी दे सकते हैं, कैन के भी रूप में। कैन क्या होता है, एक न्यूट्रल फर्टिलाइजर, इसी को किसान खाद भी बोलते हैं, कैन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये जो होता है तो इसमें नाइट्रोजन का कंसनट्रेशन कितना होता है, तो कंसनट्रेशन इसमें 25 से 28% होता है। और अमोनियम क्लोराइड के रूप में भी नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं जो 26% होता है। अमोनियम सल्फेट के रूप में भी यूज कर सकते हैं जो 20 से 21% होता है। और फास्फोरस के लिए कौन कौन से फर्टिलाइजर मार्केट में होता है, तो हम लोग फर्टिलाइजर के रूप में हम लोग एसएसपी के रूप में भी दे सकते हैं, डीएपी में भी फास्फोरस होता है, डीएपी दे सकते हैं, टीएसपी बेसिक स्लाइड भी यूज कर सकते हैं, बोन मील में भी फास्फोरस का अच्छा कंसनट्रेशन होता है, रॉक फास्फेट में भी यूज कर सकते हैं, रॉक फास्फेट के थ्रू भी फास्फोरस मिलता है, रॉक फास्फेट में भी। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फास्फोरस, तो फास्फोरस का फंक्शन क्या है, जैसे फास्फोरस इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ सुगर फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, कोएंजाइम, फास्फोलिपिड, फाइटिन। मोस्ट essential function are energy storage and transfer energy, act as energy currency, enhance new cell formation and necessary for रूट डेवलपमेंट। तो फास्फोरस का यूज जैसे कि एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के रूप में, एनर्जी करेंसी के रूप में भी फास्फोरस का यूज किया जाता है। और भी दीज आर द फंक्शंस ऑफ फास्फोरस। उसका डिफिशियंसी, तो वंस यू नो कि फास्फोरस इसेंशियल एलिमेंट है और क्राइटेरियन इसेंशियल एलिमेंट है, तो अगर उस एलिमेंट किसी प्लांट में नहीं मिलता है तो उसका ना तो मेटाबॉलिज्म अच्छे से होगा, ना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, और ना ही उसका रिक्वायरमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के थ्रू भी हो सकता है। तो दिस आर द डिफिनीशन, यू कैन से दैट कि डिफिशियंसी इम्पार्ट्स डार्क ग्रीन कलर इन लीव्स में डार्क कलर इसी कारण होता है, इसी की डिफिशियंसी कारण होता है, और बाद में रेड पर्पल कलरेशन हो जाता है। और उससे कौन कौन सा डिजीज होता है फास्फोरस के चलते, सिकल लीफ डिजीज। नेक्स्ट लाइन, पोटेशियम, तो पोटेशियम कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ स्टोमाटा एंड मेंटेन्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी ऑफ प्लांट सेल, प्रोवाइड्स डिजीज रेसिस्टेंट in plants and formation and translocation of sugar in sugarcane crop. Here is very important to see because in potassium जो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलोकेशन जो शुगर होता है तो मैक्सिमम एलिमेंट बोरोन के थ्रू होता है। मैक्सिमम प्लांट में जो भी ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर होता है वो बोरोन के थ्रू होता है, लेकिन जब पोटेशियम शुगर कैन क्रॉप में जब ट्रांसलोकेशन की बात आएगी तो हमेशा पोटेशियम आता है। सो कीप इन माइंड बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड ऑल्सो पोटेशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डिजीज रेसिस्टेंट, नेचुरल डिजीज रेसिस्टेंट में पोटेशियम हेल्प करता है। तो डिजीज रेसिस्टेंट को रोकने में कोई हेल्प करता है तो पोटेशियम है। और स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग में पोटेशियम का ही हाथ होता है, क्योंकि पोटेशियम के कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड होता है कि प्लांट का स्टोमाटा कब खुलेगा और कब बंद होगा। उसकी डिफिशियंसीज क्या क्या है, कैसे पता करेंगे कि प्लांट को देखिए कि पोटेशियम की डिफिशियंसी है, तो स्पॉट ऑफ डेड टिश्यू एट टिप एंड स्कॉर्चिंग एंड बर्निंग ऑन मार्जिन्स ऑफ ऑटम लीव्स। स्कॉर्चिंग और बर्निंग हो रहा है लीव्स में तो इससे पता कर सकते हैं कि पोटेशियम की डिफिशियंसी है। और स्पॉट बन रहा है अगर डेड टिश्यू और टिप पे तो भी बन सकते हैं। उससे कौन कौन सा डिजीज होता है, रोटर या डाइबैक डिजीज। नेक्स्ट एलिमेंट इज कैल्शियम। तो कैल्शियम का यूज कैसे होता है, तो कैल्शियम इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल एज ए कैल्शियम पैक्टेट एंड रिक्वायर्ड एज ए कोफैक्टर इन हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी एंड फास्फोलिपिड। सो फर्स्ट वन इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल एज ए कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट क्या होता है, कैल्शियम पैक्टेट ए मैग्नीशियम पैक्टेट। तो जब सेल और एक सेल दूसरे सेल से जो जुड़ा होता है तो उसमें कैल्शियम पैक्टेट का यूज होता है। यानी प्लांट सीमेंट को इसको बोलते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट को
प्लांट सीमेंट, तो प्लांट सीमेंट के रूप में कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है? कैल्शियम। उसका डिफिशियंसी क्या होता है? तो टर्मिनल बड डाई एंड डिजीज, टिप हुकिंग, ब्लॉसम blossom in rot of tomato and popping in groundnut. So these last two are very important because popping in groundnut disease is due to calcium, and blossom in rot of tomato BER. तो ब्लोसम इन रॉट ऑफ टोमेटो किसके कारण होता है? कैल्शियम के कारण होता है। नेक्स्ट स्लाइड, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को हम लोग पहले से भी जानते हैं कि मैग्नीशियम क्या है। तो मैग्नीशियम मेन कंस्टिट्यूएंट होता है क्लोरोफिल का। तो मैग्नीशियम इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। और इससे डिजीज क्या होता है? तो इससे डिजीज होता है क्लोरोसिस बिटवीन द वेंस। वेंस के बीच में अगर क्लोरोसिस होता है दैट मीन्स लाइक क्लोरोफिल, उसको क्लोरोसिस वो वेंस में होता है, वो मैग्नीशियम के कारण। और syndrome disease in tobacco और grass tetany in cattle. So these two are also very important disease that is caused by magnesium. First one is the syndrome disease of tobacco. Syndrome disease of tobacco is due to magnesium, and grass tetany in cattle is also due to magnesium. Next slide, sulfur. So it is found in amino acid. कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं? मेथियोनिन, मेथियोनिन अमीनो एसिड सिस्टीन में सल्फर एलिमेंट पाया जाता है। और सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? थायोबैसिलस। सल्फर इज इसेंशियल फॉर ऑयल सीड एंड पल्स बिकॉज इट्स प्रोवाइड ऑयल कंटेंट एंड प्रोटीन कंटेंट इन ऑयल सीड एंड पल्सेस रेस्पेक्टिवली। और सल्फर के कारण कौन कौन से बीमारी होते हैं? तो अक्यूची डिजीज ऑफ टाइस ड्यू टू एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड ज़्यादा हो जाता है उसके कारण हम लोग अक्यूची डिजीज होता है जो राइस क्रॉप में होता है, वो किसके कारण होता है? सल्फर के कारण। और एल्लो डिजीज इन टी क्रॉप में जो येलोइंग का प्रॉब्लम होता है वो भी सल्फर के कारण होता है। नेक्स्ट स्लाइड, आयरन का क्या क्या फंक्शन है? तो आयरन इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ वेरियस एंजाइम्स लाइक साइटोक्रोम कैटालिज एंड plays the part of a vital catalyst in the plants and key element in various redox reaction of respiration, photosynthesis, reduction of nitrate and sulfate. Another function of iron is it is a component of nitrate of reductase required for nitrogen fixation during respiration, act as oxygen carrier. जो रेस्पिरेशन होता है उसमें आयरन ऑक्सीजन के कैरियर के रूप में भी यूज होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में आयरन और मोलिब्डेनम, ये दो एलिमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, रोल होता है, क्योंकि इन्हीं दोनों आयरन और मोलिब्डेनम के कारण ही नाइट्रोजन फिक्सेशन संभव भी है प्लांट में। और एक कंपोनेंट होते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज एलिमेंट के भी, एंजाइम का भी, और बहुत सारा भी काम है, जैसे कि इसका साइटोक्रोम कंस्टिट्यूएंट है, कैटालिस्ट प्लेज एज ए पार्ट ऑफ वाइटल कैटालिस्ट ऑल्सो। एंड इसका डिफिशियंसी क्या होता है, कैसे पता करेंगे कि आयरन का डिफिशियंसी है? तो इंटरवेनल कंप्लीट क्लोरोसिस होता है, स्कॉचिंग ऑफ लिव मार्जिन होता है, येलोइंग ऑफ आयरन क्लोरोसिस इन ग्राउंडनट क्रॉप में जो येलोइंग होता है वो भी आयरन के कारण नहीं होता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज मैग्नीज। तो मैग्नीज का फंक्शन क्या है? तो इट इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कैटायन एक्टिवेटेड एंजाइम्स लाइक डिकार्बोक्सिलेज, काइनेज, ऑक्सीडेज। मैग्नीज इज ऑल्सो essential for formation of chlorophyll, reduction of nitrate, and for respiration. Formation of chlorophyll co-factor for enzyme मैग्नीज टॉक्सिसिटी कॉल। और मैग्नीज का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो इससे क्या होता है, कौन सा डिजीज होता है? तो क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन, क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन याद रखेंगे, क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन इज ड्यू टू मैग्नीज। उसका डिफिशियंसी कैसे पता करेंगे? तो डेड स्पॉट्स ऑन लीफ, और लीफ में डेड स्पॉट्स बन जा रहा है तो समझिएगा वो मैग्नीज के कारण हो रहा है। उसके और भी डिजीज होते हैं मैग्नीज क्या कारण हो सकते हैं? द ग्रे स्पाइक ऑफ ओट, मार्स स्पॉट ऑफ पी, हाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन। तो
फर्स्ट वन इज टॉक्सिसिटी कारण हो सकता है क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन होता है, और डिजीज जैसे ग्रे स्पाइक ऑफ ओट, मार्स स्पॉट ऑफ टी एंड पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन। ये जो डिजीज होते हैं किसके कारण होते हैं, वो मैग्नीज के कारण होते हैं। नेक्स्ट वन इज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इज अ कंपाउंड ऑफ प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन कहाँ पाए जाते हैं, वो जो रेडॉक्स बनते हैं फोटोसिंथेसिस में, उसमें PS1 PS2 सिस्टम जब पढ़ेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस, तो उसमें लाइट रिएक्शन वाला कंपोनेंट में हम लोग प्लास्टोसाइनिन का जिक्र करेंगे। तो अभी के लिए तो कॉपर इसेंशियल होता है प्लास्टोसाइनिन के लिए, इसेंशियलिटी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। और इसके कारण कौन कौन बीमारी होते हैं कॉपर के कारण, तो डाईबैक एंड रिक्लेमेशन डिजीज इन सीरियल्स, और डाईबैक लिटिल लीफ या गमोसिस ऑफ साइट्रस। साइट्रस क्रॉप में जो गमोसिस होता है वो कॉपर के कारण होता है। लिटल लीफ भी लाइक लिटल लीफ ऑफ साइट्रस, जो साइट्रस लिटल लीफ का जो डिजीज है वो भी कॉपर के कारण, और डाईबैक ऑफ साइट्रस इज ऑल्सो ड्यू टू इट इज बिकॉज ऑफ कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, नेक्स्ट एलिमेंट बोरॉन। तो बोरॉन इज नेसेसरी फॉर pollen germination, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, boron element is very essential for pollen germination. बोरोन इज द ओनली नॉन मेटल एलिमेंट एमंग द माइक्रोन्यूट्रिएंट। जितना भी माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उनमें बोरोन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉन एलिमेंट हो, नॉन मेटल है। बाकी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर मेटालिक इन नेचर, बट ओनली बोरोन दैट इज नॉन मेटालिक नेचर। तो बोरोन इज द ओनली नॉन मेटल एलिमेंट एमंग द माइक्रोन्यूट्रिएंट। Boron is also essential for translocation of sugar and involved in reproduction and germination of pollen. So all about pollen germination, pollen is related with boron, just simple. And translocation of sugar except in sugarcane, because translocation of sugar in sugarcane is because of potassium. एंड डिजीज कौन कौन सा होता है, तो बहुत सारा डिजीज होता है बोरन से, बहुत सारा डिजीज होता है। Although it's micronutrients, and among micronutrients also only one non-metal, but it still causes many diseases in many crops. Like just for example, ब्राउनिंग या हॉलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर। जो कॉलीफ्लावर में ब्राउनिंग होता है या हॉलो स्टेम जो डिजीज होता है वो भी बोरॉन के कारण। टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको, बोरॉन टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको जो होता है बीमारी, वो भी बोरॉन के कारण होता है। फ्रूट क्रैकिंग ऑफ टोमेटो, फ्रूट क्रैकिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन टोमेटो, दैट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय बोरॉन। हार्ड फ्रूट ऑफ साइट्रस, अगर साइट्रस फ्रूट हार्डी हो गया है तो समझिएगा कि बोरॉन की कमी के कारण होता है। हेन एंड चिकन डिजीज ऑफ ग्रेप, ग्रेप में जो हेन और चिकन डिजीज होता है वो भी बोरॉन के कारण होता है। फ्रूट क्रैकिंग इन एप्पल, फ्रूट में जो क्रैकिंग हो जाता है वो भी बोरॉन के कारण होता है। इंटरनल नेक्रोसिस ऑफ आंवला, ये भी उसी कारण होता है। हॉलो हार्ट या हॉट रॉट ऑफ शुगर बीट, शुगर बीट में जो हॉलो हार्ट होता है या हॉट रॉट बीमारी जो होता है वो भी किसके कारण होता है, बोरॉन के कारण होता है। फ्रूट क्रैकिंग इन पोमग्रेनेट या बेल, पोमग्रेनेट और बेल में भी जो फ्रूट क्रैकिंग होता है वो भी बोरॉन एलिमेंट के कारण ही होता है। और नेक्रोसिस ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो में जो नेक्रोसिस और ब्लैक टिप जो बीमारी होता है मैंगो में वो भी बोरॉन के कारण होता है। नेक्स्ट है जिंक, तो जिंक प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन किससे बनता है, तो ट्रिप्टोफैन, और ट्रिप्टोफैन किसके जिंक कंसिस्ट ऑफ ट्रिप्टोफैन। सो ओवरऑल प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीजन tryptophan, and zinc is component of tryptophan. So zinc is related with oxygen. एंड डिजीज क्या क्या होता है, तो वाइट बर्ड ऑफ मेज, मेज में जो वाइट बर्ड डिजीज होता है वो जिंक के कारण होता है। खैरा डिजीज ऑफ राइस, राइस में खैरा और मेज में वाइट बर्ड दोनों जिंक के कारण होता है। लिटल लीफ ऑफ कॉटन, अगर कॉटन का लिटिल लीफ हो रहा है तो जिंक है। मोटल लीफ ऑफ साइट्रस, मोटल्ड लीफ, और मोटल्ड लीफ हो रहा है साइट्रस में वो भी जिंक के कारण। रोजेट फॉर्मेशन भी जिंक के कारण। और फ्रेंचिंग इन साइट्रस, साइट्रस क्रॉप में जो फ्रेंचिंग होता है, फ्रेंचिंग वो भी वो जिंक के कारण ही होता है। नेक्स्ट वन इज द कोबाल्ट, तो कोबाल्ट इज द कंपोनेंट ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी में
कोबाल्ट यूज होता है. इट इज इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन इन नाइट्रोजन फिक्सिंग tissue known as hemoglobin and act as oxygen carrier in roots. So जो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में जो नाइट्रोजन नोडल टिश्यू जिसको लेग हीमोग्लोबिन होते हैं उसमें भी कोबाल्ट का इसेंशियल रोल रहता है. और कोबाल्ट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल प्रोटीन फैक्टर. नेक्स्ट वन इज द मोलिब्डेनम. तो मोलिब्डेनम का फंक्शन क्या है? तो मोलिब्डेनम इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज. तो कंपोनेंट होता है नाइट्रेट रिडक्टेज का वो कंपोनेंट होता है मोलिब्डेनम. एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रेट एज वेल एज फॉर फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. इसी ना कि आयरन और मोलिब्डेनम ये दोनों कंपाउंड नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. और मोलिब्डेनम इज रिक्वायर्ड फॉर कैरोट एंड रेफनस फॉर स्वीटनेस. और कैरोट और रेफनस में स्वीटनेस के कारण किसके कारण होता है? तो मोलिब्डेनम के कारण. और इससे बीमारी कौन होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज. ऑफन दिस डिजीज कम्स इन most of time in exams like whiptail of cauliflower. Whiptail of cauliflower is due to molybdenum. Whiptail of cauliflower in every mock test and what it's in exam you will see this question because this is very important. The whiptail of molybdenum cauliflower is due to molybdenum element, and scald in legumes is also due to molybdenum. And this is also repeated one. Cobalt is essential for synthesis of vitamin B12. Cobalt is only element in which is found in vitamins. तो फिर विटामिन B12 के लिए कोबाल्ट एलिमेंट इम्पोर्टेंट होता है. थैंक यू सो मच.